हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास हिंदी का 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो मोस्ट VBI है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे मन लगाकर क्वेश्चन को समझे। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन भी होती है तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। ठीक है, वैसे आप सभी मुझे 12th क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे क्वेश्चन अपने भाषा में समझाए गए हैं। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझो। मैं आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या हैं। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। देखो, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार, जो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कौन से शीर्षक पाठ से ली गई है और इनके लेखक कौन है, फटाफट अपना आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, मैं आप सबको 2 सेकंड का समय देता हूं। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं, यह क्वेश्चन किस शीर्षक पाठ से ली गई है और उनके लेखक कौन है, आप सभी को बताना है कमेंट में। ठीक है, देखो, किसी को पता नहीं तो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, देखो, यह क्वेश्चन किस पाठ से ली गई है, बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है और जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, लेकिन आप सब मुझे कमेंट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आप सभी समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब देखो, क्वेश्चन है सबसे पहला, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, एकदम अपने भाषा में समझो। ठीक है, समझो, मैं आप सभी का फ्रेंड हूं। ठीक है, आप देखो, अपने भाषा में इसका आंसर लिखा हुआ। ठीक है, खास करके हिंदी में। ठीक है, 12th क्लास से खास करके हिंदी में अपने शॉर्ट में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट्स में शॉर्ट में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, उसे कितने बच्चे को डर लगता होगा, और ये तो 12th क्लास है। ठीक है, इसमें तो लंबा लंबा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो, ऐसा बात नहीं है, हिंदी में खास करके शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में खास करके। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें लिखा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए मैं बोलना क्या चाहता, सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन है सबसे पहला, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, अब देखो, इसके आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, आप सब नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में, या फिर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को कहां पर मिलेगा, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लेना, आप सबको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, अब देखो, इसका आंसर किस तरह से लिखना है। देखो, सबसे पहले लिखना है आप सभी को बातचीत के संबंध में। ठीक है, इतना समझे, बातचीत के एकदम अपने भाई की तरह समझाऊंगा। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि। ठीक है, इतना आप सभी को हूबहू लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। ठीक है, देखो, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच अच्छी लगती है। ठीक है, अब देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है 2 से अधिक। ठीक है, 2 से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। ठीक है, देखो, बेन जॉनसन और एडिसन बोल रहे हैं बातचीत 2 से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, देखो, आगे बोल रहा है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 के बीच बातचीत राम रमोवर हो जाती है और वहां एक दूसरे का निंदा होने लगता है। ठीक है, वहां एक दूसरे का निंदा होने लगता है, इसका मतलब वहां एक दूसरे का प्रशंसा मत बोलो, घृणा होने लगता है। ठीक है, उसका एक दूसरे का तारीफ के बजाय वहां पर दूसरे का निंदा करने लगता है। ठीक है, इस तरह समझो, किसी का बुराई करना। ठीक है, जैसे तुम लोग अपने दोस्तों के साथ बुराई करते हो, अरे तुम ये क्या किया हो, तुमने ये क्या किया, इस तरह से बुराई वहां निंदा होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन समझे, फिर से समझो। ठीक है, इसका आंसर फिर से समझो, मैं जब तक समझाऊंगा ना तब तक छोड़ूंगा। ठीक है, आप सब समझे तो कमेंट में यस लिख देना, सर मैं समझ गए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है, इसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार हैं कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है। ठीक है, इतना समझ गए सारे स्टूडेंट्स, एकदम अपने शॉर्ट में आंसर लिखना है। ठीक है, 12th क्लास के आंसर है, 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट में खास करके शॉर्ट में आंसर लिखना है। ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा था सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है, 2 से अधिक
दो से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है। 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, आप सभी को किस तरह से BR बोर्ड एग्जाम लिखना है, 2 से 3 कोमा लगाना है, 3 से 4 फिर कोमा लगाना है, 4 से 5 फिर कोमा लगाना है, 5 से 6 के बीच बातचीत राम रमवार हो जाती है और वहां एक दूसरे का निंदा होने लगता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को 1 नंबर का क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो और कमेंट में यस लिख दो, हाँ सर समझ गए। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है कि बातचीत 2 आदमी के बीच अच्छी होती है, 2 से अधिक आदमी के बीच बातचीत सभा या मीटिंग बन जाती है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 के बीच बातचीत राम रमोवर हो जाती है और वहां एक दूसरे का निंदा होने लगता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन एकदम अपने भाषा में। ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जैसे देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 2 नंबर में क्वेश्चन करा है दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थिति में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है उतना ही आंसर हम सभी को लिखना है। ठीक है, दिनकर जी, देखो क्वेश्चन करा है दिनकर जी का निधन। ठीक है, दिनकर जी का निधन कहां, इतना समझ गए, कहां किसी जमीन पर हुआ होगा और कहां पर हुआ होगा ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थिति में हुआ। ठीक है, किन परिस्थितियों का मतलब किस कारण हुआ इनका निधन। ठीक है, देखो आप सबको इसका आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, आप सभी के लिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थिति में हुआ, किस शीर्षक पाठ से ली गई है और इनके लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, आप सबको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, मैं बता दूंगा उससे लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगा, क्वेश्चन का आंसर समाप्त होते तो मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 नंबर में दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। ठीक है, कितने बच्चे को पता है इस किस शीर्षक पाठ से ली गई है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, आप देखो इसका आंसर है, मैं बता देता हूं। ठीक है, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था, जो किस शीर्षक पाठ से ली गई है, जो किस शीर्षक पाठ से ली गई है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, आप सभी को याद रखा संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से ली गई है और जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर में दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। ठीक है, जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसी का आंसर हम सभी को देना है। ठीक है, हिस्ट्री नहीं है इसमें, जो लंबा क्वेश्चन बड़ा बड़ा देंगे जिसमें हम सभी को 5 नंबर 2 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, इसमें जितना हिंदी में 12th क्लास की हिंदी में खास करके जितना बोला जाता है उतना ही हम सभी को आंसर देना होता है। ठीक है, देखो इसका आंसर है दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ठीक है, इतना समझ गए, दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के नर्सिंग होम बिल्डिंग में दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बोल रहा था, इतना ही हम सभी आंसर देंगे। ठीक है, दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के, ठीक है, दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के नर्सिंग होम बिल्डिंग में दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। ठीक है, किन परिस्थितियों में हुआ था, यहाँ देखो बोल रहा है ना, किन परिस्थितियों में हुआ था, इसका मतलब किसके कारण हुआ था, दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, समझ गए 2 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से सारे स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए कि नहीं, अगर कमेंट में यस लिख दो। आप देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट दिखाऊंगा। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर में अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, क्वेश्चन कर रहा है कल अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता है। ठीक है, आप सभी को बताना है, आप सभी को क्वेश्चन क्या है, आप सभी के लिए CW क्या है, आप सभी के लिए CW है। ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता है, आपसे किस शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है, आप सभी को बताना है किस शीर्षक पाठ से ली गई है एंड उनके राइटर कौन है यानी कि लेखक कौन है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, मैं बता दूंगा वैसे, जिसको नहीं पता है जिसको पता है कमेंट में बताओ, जिसको नहीं पता है मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता है, या किस शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ठीक है, जिसमें भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए थे। ठीक है, यह शीर्षक किस शीर्षक पाठ से ली गई है, क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है और जिनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, सारे बच्चों क्या रहेगा। अब देखो क्वेश्चन की आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं, कॉपी में नोट करते जाओ आप, या फिर आपसे वीडियो का PDF पा लेना। ठीक है, आप सबको वीडियो का PDF फ्री में, आप सब वीडियो का PDF फ्री में पाओगे। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता है। आप देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है आप सभी को BR बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, एकदम सारे क्वेश्चन अपने भाषा में समझाया गया है। ठीक है, एकदम बाहर, ये इसमें किताबी भाषा नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसका सारे क्वेश्चन का आंसर किताबी भाषा में नहीं है, एकदम अपने भाषा में समझाया गया है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप सभी को लिखना है अर्धनारीश्वर की कल्पना उस समय की गई होगी। ठीक है, इतना आप सभी को लिख देना है, अर्धनारीश्वर की कल्पना उस समय की गई होगी जब भगवान शंकर, ठीक है, जब भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए होंगे। ठीक है, मैंने आप सभी को शुरू में बताया था अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ
पर आधारित है, अर्धनारी और अर्धपुरुष पर आधारित है। ठीक है, मतलब इसका जिसे आप सभी ठेठी भाषा में किन्नर या फिर इजरा बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। अर्धनारीश्वर की कल्पना उस समय की गई होगी जब भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए होंगे। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी। ठीक है, आप सभी को लिखना किस तरह से वो बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन छिपा गया। ठीक है, क्वेश्चन छिप जाने से आपसे कोई लेना है, आप सभी बुक भी उठा के देख लेना कौन शीर्षक पर से लिखा है। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो इसका आंसर लिखना है अर्धनारीश्वर की कल्पना उस समय की गई होगी जब भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए होंगे। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी, एक रसमयी थी। ठीक है, जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जो भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए थे उसमें एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी। ठीक है, एक रसमयी थी तो दूसरा वितराल थी। ठीक है, एक रसमयी थी तो दूसरा वितराल थी। एक ही मूर्ति में दो प्रकार की भुजाएं थी। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में एक ही मूर्ति में दो प्रकार की भुजाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में चूड़ियां। ठीक है, इतना तक सारे बच्चे समझ गए। एक हाथ में त्रिशूल थे, दूसरे हाथ में चूड़ियां थी। एक ही मूर्ति में दो प्रकार के पैरे थी, एक में साड़ी तो दूसरे में बागंबर। ठीक है, बागंबर किसको बोला जाएगा? बागंबर वो भगवान शंकर बाग के छिलके पे बैठते थे। ठीक है, बाग के छाल पे बैठते थे, बागंबर उसी को बोला जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो एक ही मूर्ति एक मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। एक ही मूर्ति में दो प्रकार की तिलकें थी। ठीक है, जिसे हम सभी तिलक टिक्का बोलते हैं। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की तिलकें थी, एक में चंदन तो दूसरे में बिंदिया। ठीक है, जिसे हम सभी ठेठी में टिकली बोलते हैं। पानी पीने में थोड़ा समय लग गया। ठीक है, आप सब कहाँ थे? हम सब थे यहाँ पर। एक ही मूर्ति में दो प्रकार के पैरे थी, एक में साड़ी तो दूसरे में बागंबर। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की तिलकें थी, एक में चंदन तो दूसरे में बिंदिया। ठीक है, इतना समझे कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिखो, हाँ सर हम समझे, यहाँ तक समझे। ठीक है, नहीं तो मैं आप सभी को फिर से बताऊंगा। ठीक है, वैसे आप सभी को फिर से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर में सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पूछ सकता है इस क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप सभी को बोलता हूँ सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ लो, या फिर किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होती है तो आप सब कमेंट जरूर करना, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर में? क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? आप देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। इसका आंसर लिखना है आप सभी को अर्धनारीश्वर की कल्पना उस समय की गई होगी जब भगवान शंकर, ठीक है, अर्धनारीश्वर की कल्पना उस समय की गई होगी जब भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए होंगे। एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी। ठीक है, आप यहाँ तक देखो, यहाँ तक रूप धारण किए होंगे। ठीक है, जब भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए होंगे, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी। ठीक है, आप सभी फोटो में भी देखे होंगे जिसमें भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए होते हैं, उसमें दो प्रकार की फोटो होते हैं। ठीक है, उसमें एक पुरुष होते हैं, एक में औरत होते हैं। ठीक है, जिसमें भगवान एक तरफ भगवान शंकर, एक तरफ पार्वती जी होते हैं। ठीक है, उसी में एक प्रकार के एक ही आंखें में एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें दिखाई देती है आप सभी को। एक रसमयी, एक देखने में सुंदर। ठीक है, एक देखने में रसमयी मतलब बहुत सुंदर होता है। ठीक है, एक रसमयी, एक देखने में रसमयी थी तो दूसरा वितराल, जो देखने में डेंजर खतरनाक लगता है। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी, एक रसमयी तो दूसरा वितराल। ठीक है, इतना आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो सबसे बड़ा गधा है। ठीक है, जो बच्चे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझे क्वेश्चन, वो सबसे बड़ा गधा है। ठीक है, दूसरा एक ही मूर्ति में दो प्रकार की आंखें थी, एक रसमयी तो दूसरा वितराल। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार के भुजाएं थी। भुजाएं मतलब हैंड होता है। ठीक है, जैसे हम सभी हाथ बोलते हैं। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार के भुजाएं थी, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। एक ही मूर्ति में दो प्रकार की भुजाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल। ठीक है, एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में चूड़ियां थी। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार के पैरे थी, एक में साड़ी तो दूसरे में बागंबर था। ठीक है, मैं आपको बागंबर के मतलब क्या होता है बता दिया। ठीक है, बाग का छिलका। ठीक है, एक ही मूर्ति में दो प्रकार के तिलकें थी, एक ही मूर्ति में दो प्रकार के टिक्के थे, एक में चंदन तो दूसरे में बिंदिया। ठीक है, एक में चंदन, जैसे पुरुष लोग चंदन टिक्का लगाते हैं, औरत लोग विद्या के टिक्का लगाते हैं। ठीक है, इसलिए एक मूर्ति में एक में तिलकें थी, एक में चंदन की, एक में चंदन थी तो एक में बिंदिया थी। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब देखो लास्ट में आपसे वो पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। इससे यह साबित होता है कि नारी और पुरुष में गुण है। ठीक है, नारी और पुरुष में गुण है जिनके कारण दोनों का स्थान भी समान है। ठीक है, इस देखो पैराग्राफ चेंज करने का मतलब इसका कहने का मतलब है नारी भी वह काम कर सकता है एंड पुरुष भी वह काम कर सकता है। ठीक है, जो पुरुष करता है वो नारी भी कर सकता है, जो नारी करता है वो पुरुष भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा था आपसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एकदम 10 क्वेश्चन हमसे भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर आपसे भी कमेंट करना सारा इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आइए, सब्जेक्टिव में जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, इसलिए आपसे मुझे रिक्वेस्ट है सारे बच्चे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर में क्वेश्चन करा है गैंग्रीन क्या है। ठीक है, सारे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी कई ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से करीब 5 क्वेश्चन आप सभी को फंस जाएगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूं। ठीक है, लेकिन आप सभी ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को कवर कर लो। ठीक है, आप देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है। ठीक है, आप देखो इसका क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, आप सब सारे मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, चलो आगे की ओर इसका आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखो गैंग्रीन क्या है। ठीक है,
अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया जितना बोला जा रहा है क्वेश्चन में उतना ही आंसर लिखो, ठीक है। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, ठीक है। आप देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के लिए बिसर गया था। देखो गैंग्रीन जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, गैंग्रीन क्या है और किस शीर्षक पाठ से ली गई है, एंड उनके लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, आप सभी को कमेंट में इसका बताना है, ठीक है। इससे आप सभी का प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल रहा है, ठीक है। एक या दो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी का इनका निकल रहा है, ठीक है। गैंग्रीन क्या है या किस शीर्षक पाठ से ली गई है, एंड उनके लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, आप सभी को कमेंट में बताना है, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, मैं आप सभी को 2 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है। कमेंट करो फटाफट, ठीक है। गैंग्रीन क्या है एवं इनके लेखक कौन है, इनकी राइटर कौन है, इसका आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है। गैंग्रीन क्या है, 4 का आप सभी को कितने अच्छे मालूम है 4 का। 4 नंबर देखो, गैंग्रीन जो है ये रोज शीर्षक पाठ से ली गई है एवं इनके लेखक हैं आज्ञा जी, ठीक है। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, आज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा, ठीक है। गैंग्रीन क्या है, यह क्वेश्चन जो है यह किस शीर्षक पाठ से लिखे है, यह रोज शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिनके लेखक हैं आज्ञा जी और जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञा, पूरा नाम है इसका, ठीक है। सारे का बच्चे समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब देखो इसका आंसर आप सभी को किस तरह से लिखना है, ठीक है। देखो गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, इतना आप सभी लिख दोगे। गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, ठीक है। जैसे आप सभी के गांव घर में जैसे जिलेबी का कांटा होता है, ठीक है। जिलेबी का कांटा किसी भी तरह का कांटा होता है नहीं, ठीक है। इसलिए आप सभी को इसी तरह एक प्रकार का कांटा होता है, ठीक है। गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, अगर मानवों को गैंग्रीन का कांटा चुभ जाए, ठीक है, यानी जैसे हम सभी बोलते हैं कांटा गड़ गए, ठीक है। अगर मानवों को गैंग्रीन का कांटा चुभ जाए तो मानवों को उस अंग से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन आंसर में बोल रहा है गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, अगर मानवों को गैंग्रीन का कांटा चुभ जाए तो मानवों को उस अंग से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। मानवों को उस अंग से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी भी मानव को गैंग्रीन का कांटा हाथ में चुभ गया, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मोहन को गैंग्रीन का कांटा एक दाहिने हाथ में चुभ गया, ठीक है। तो मोहन को दाहिना हाथ गंवाना पड़ेगा, ठीक है। उस मोहन को दाहिना हाथ गंवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनका इलाज, ठीक है, जो मोहन का अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम सभी समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मोहन का इलाज 2-3 दिन के अंदर नहीं कराया गया तो मोहन की जान भी जा सकती है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता सारे स्टूडेंट समझे कि नहीं। देखो फिर से समझाऊंगा, आप सभी इसमें जो लिखा हुआ है आप सभी को उस तरह से समझाता हूं, ठीक है। देखो गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, अगर मानवों को गैंग्रीन का कांटा चुभ जाए तो मानवों को उस अंग से हाथ धोना पड़ेगा। अगर उनका इलाज, ठीक है, जिसको कांटा चुभ गया, अगर उनका इलाज 2-3 दिन के अंदर नहीं किया गया तो उस मानव की जान भी जा सकती है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था और क्या आंसर था आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ठीक है। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है 5 नंबर में गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ठीक है। आप सभी के लिए CW एक क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, जो 5 नंबर में क्वेश्चन है। अब ये किस शीर्षक पाठ से ली गई है एंड इनके राइटर कौन है, आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट बताओ जल्दी फटाफट, 2 सेकंड का आप सभी के पास समय है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या है, इनको किस शीर्षक पाठ से ली गई है एवं इनके राइटर कौन है, ठीक है। कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का देखो यह ओ सदा निराश शीर्षक पाठ से ली गई है, ठीक है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ से ली गई है। एंड ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप सभी का ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। 5 नंबर में जो क्वेश्चन है गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ से ली गई है। एंड इनके यानी कि लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। अब देखो इसके आंसर की ओर चलेंगे हम सभी। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो क्या करना है आप सभी को, क्लास में अगर मजा आ रहा है तो आप सभी को कमेंट वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी, ठीक है। आप सभी को मैं आप सभी को लिख कर देता हूं, अगर आप सभी इस चैनल पर रेगुलर क्लास करोगे आप सभी को 4 से नंबर दिलाना मेरा काम होगा, ठीक है। अगर रेगुलर क्लास करोगे तब, नहीं तो अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है। मैं अपने बारे में आप सभी को व्याख्या करके नहीं बता सकता, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी जिस तरह से पूछो मैं आप सभी का उसका आंसर उस तरह से दूंगा, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आप सभी को आंसर बताता हूं, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन करा है गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। देखो इसका आंसर शुरू में आप सभी को लिखना है गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे कि, ठीक है। इतना समझे, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ठीक है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे कि विद्यालय में, ठीक है, किसी भी विद्यालय में शिक्षकों को, ठीक है, किसी भी, पहले आप सभी को समझा देता हूं फिर उसके बाद आप सभी को बता दूंगा किस तरह से आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। क्या बोला मैंने आप सभी को यह बोला है कि मैं पहले आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर समझा देता हूं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद आप
सभी को बताऊंगा आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर समझते हैं हम सभी। पहले गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे कि, ठीक है, महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे कि विद्यालय में शिक्षकों को नाप तोल करके नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी जो है मेरे महात्मा गांधी जी, उसका कहना यह है कि किसी भी विद्यालय में, ठीक है, किसी भी गांव के, किसी भी शहर के, किसी भी दुनिया के, ठीक है, दुनिया के किसी भी विद्यालय में शिक्षकों को नाप तोल के नहीं पढ़ाना चाहिए। नाप तोल का मतलब क्या हुआ? नाप तोल का मतलब यह हुआ जैसे वो अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है या देहात का बच्चा है वह शहर का बच्चा है, इस तरह से नाप तोल का मतलब यही होता है। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे कि विद्यालय में शिक्षकों को नाप तोल करके नहीं पढ़ाना चाहिए, पुरानी नियमों को छोड़ करके नए नियम की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है पुरानी नियमों को छोड़ करके नए नियम की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कहना है पहले के जमाने में जिस तरह से शिक्षा दिया जाता था विद्यार्थी एवं छात्रों को, अब उनको छोड़ करके नई नियम की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अब डिजिटल हो गया, अब डिजिटल की तरह से आप बच्चों को यानी छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, पुरानी शिक्षा बच्चों को बोना बनाती है। ठीक है, बोना मतलब उसका बुद्धि नष्ट करती है। ठीक है, पुरानी शिक्षा बच्चों को बोना बनाती है एंड वर्तमान में चल रही शिक्षा बच्चों के विकास के लिए सार्थक है। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब है वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे मैं आपसे को डिजिटल के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे को किस रूप में पढ़ा रहा हूँ? मैं आपसे को डिजिटल के रूप में पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? जैसे आप मोबाइल में देख रहे होगे, कितने बच्चे लैपटॉप में देख रहे होगे। ठीक है, यही हो सकता है और इससे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप सभी मोबाइल में देख रहे होगे या फिर कोई बच्चे लैपटॉप में देख रहे होगे, मैं लैपटॉप में पढ़ाता हूँ या फिर मोबाइल में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब डिजिटल जमाना हो गया। ठीक है, इसलिए बोल रहा है वर्तमान में चल रही शिक्षा बच्चों के विकास के लिए सार्थक है। ठीक है, इससे बच्चे दोष मुक्त होते हैं। ठीक है, इससे बच्चे दोष मुक्त होते हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों को जिस तरह से शिक्षा पढ़ाना, जिस तरह से किसी भी को, जैसे आप सभी को सर इस तरह से क्वेश्चन समझाइए, सर उस तरह से क्वेश्चन समझाइए, इस तरह से मुझे समझ में आता है, इसी को बोला जाता है बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। इसी के कारण बच्चे सभी के क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं। ठीक है, एकदम अपनी भाषा में समझाया मैंने, समझाया कि नहीं? एक बार कमेंट में जरूर बताओ सर यस मुझे समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से समझेंगे क्वेश्चन हम सभी। ठीक है, अब आप सभी को लिखना है किस तरह से, आप सभी को वो बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 5 नंबर का आंसर आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, देखो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे कि विद्यालय में शिक्षकों को नाप तोल के नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पुरानी नियमों को छोड़ करके नए नियमों की शिक्षा देनी चाहिए। पुरानी शिक्षा बच्चों को बोना बनाती है। वर्तमान में चल रही शिक्षा बच्चों के विकास के लिए सार्थक है। इससे बच्चे दोष मुक्त होते हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। इसी के कारण बच्चे सभी के क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ आप सभी को 5 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो क्या करना है, बस एक लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है। ठीक है, समझ गए? अब तो मैं थोड़ा सा एक मिनट पानी पी लेता हूँ। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, आप देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में टॉप 10 हिंदी के 12th क्लास के टॉप 10 जो VVI क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, चांसेस भी हैं कि इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आप सभी को बोला सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ लो। कोई भी कार्य कर रही है तो कार्य को छोड़ करके वीडियो को पहले देख लो, फिर उसके बाद आप सभी कोई कार्य करना। ठीक है, अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ठीक है, सारे VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI लगा दो सारे क्वेश्चन में। ठीक है, विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आप सभी के लिए क्वेश्चन क्या बन गया? कितने बच्चे बता सकते हो? आपके लिए क्वेश्चन बन गया विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। यह क्वेश्चन किस शीर्षक पाठ से ली गई है एवं उनके लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं जो बोल रहा हूँ विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, किस शीर्षक पाठ से ली गई है, यह सिपाही की मां शीर्षक पाठ से ली गई है एंड इनके लेखक है मोहन डाकेश जी। ठीक है, विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, किस शीर्षक पाठ से ली गई है, यह सिपाही की मां शीर्षक पाठ से ली गई है एंड इनके राइटर है मोहन डाकेश जी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, अब इसका आंसर हम सभी देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जो आज जो वीडियो हम सभी पढ़ रहे हैं सारे 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप सभी को 5 क्वेश्चन फंस ही जाएगा। मैं लिख के देता हूँ 90% आप सभी को फंस जाएगा 5टा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 6 का राइट आंसर, अब 6 का आंसर समझेंगे हम सभी। ठीक है, अब देखो विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, एकदम अपने सरल भाषा में लिखा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, देखो विष्णु मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है। ठीक है, अगर आप सभी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े ना तो आप सभी को बेहतर ढंग से मजा आएगा क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, मैं आप सभी को लेकर देता हूं, अगर शुरू से लेकर के किसी भी कहानी को किसी भी शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो उस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लो बेहतर ढंग से। ठीक है, मैं आप सभी को लिख के देता हूं 100% सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, बोलोगे हो तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है पहले समझ लो। ठीक है,
बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है, ठीक है। बिस्नी मानव को, बिस्नी कौन है? बिस्नी मानव की माँ है, आप सभी को याद रहेगा, बिस्नी मानव की माँ है। एवं उसके मुन्नी कौन है? मुन्नी मानक की बहन है, यानी कि बिस्नी की बेटी है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ गए हो। बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजते हैं कि मुन्नी विवाह करने योग्य हो गई है, ठीक है। मानक की जो सिस्टर थी यानी कि बहन थी एवं बिस्नी की जो पुत्री थी, बेटी थी, वह विवाह करने योग्य हो गई है, बिस्नी मुन्नी, ठीक है। मुन्नी विवाह करने योग्य हो गई है क्योंकि बेटी की विवाह, आप सभी को पता होगा कितने भी आजकल के दहेज के चक्कर में सारे युवा वर्ग के लोग पागल हो गए हैं, ठीक है। सारे दहेज की मांग करते हैं, किसी को 4 चक्का चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को 4 लाख चाहिए, किसी को 5 लाख टका चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि बेटियों की विवाह में तो बहुत रुपये खर्च होते हैं। बिस्नी के रुपए की तंगी थी, ठीक है। मानक की जो माँ थी बिस्नी, उसको रुपए की बहुत कमी थी, ठीक है। तंगी की मतलब उसको बहुत रुपए की जरूरत थी, ठीक है। उसको रुपए की बहुत तंगी थी। रुपया कमाने के लिए बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है, ठीक है। रुपया कमाने के, देखो इस क्वेश्चन का अर्थ ये निकलता है, रुपया कमाने के लिए ही बिस्नी अपने पुत्र को यानी कि मानक को लड़ाई में भेजती है, ठीक है। जिससे उसका पैसा मिल जाए, जिससे उसको पैसा मिले। बिस्नी ये नहीं सोचती है कि मेरा बेटा मर जाए, ठीक है। बिस्नी इस शीर्षक पाठ में बिस्नी ये नहीं सोचती है कि मेरा बेटा युद्ध में मर जाए और मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है। इससे ये बिस्नी जो है, बिस्नी अपनी मानव को अपने बल पे पैसा कमाने के लिए भेजती है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे होगे, ठीक है। देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, ठीक है। आप सबको लिखना किस तरह से, बिहार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखना है, बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है कि मुन्नी विवाह करने योग्य हो गई है, ठीक है। मानव की सिस्टर यानी कि बहन विवाह करने योग्य हो गई है मुन्नी, क्योंकि बेटी के विवाह में तो बहुत रुपये खर्चे होते हैं बिस्नी को, ठीक है। बिस्नी को रुपए की तंगी थी, बिस्नी को पैसे की कमी थी, रुपया कमाने के लिए बिस्नी मानव को लड़ाई में भेजती है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, अब सारे विद्यार्थी को यहाँ तक बेहतर ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो, ठीक है। आप सभी को बिहार बोर्ड का एग्जाम नजदीक आते 2025 आते मैं आप सभी को ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा जिसमें आप सभी का 90%, 95% लिख के अगर नंबर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। समझ लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर में, ठीक है। आप सभी के लिए यहां पर भी CW क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है, पुत्र के लिए मां क्या करती है, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर में क्वेश्चन है, पुत्र के लिए मां क्या करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, पुत्र के लिए मां क्या कर सकती है, कमेंट करो, ठीक है। यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है, यह क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन किस शीर्षक पाठ से ली गई है एवं इनके राइटर कौन है यानी कि लेखक कौन है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना सारे विद्यार्थी, ठीक है। पुत्र के लिए मां क्या करती है, कमेंट करो जल्दी, ठीक है। पुत्र के लिए मां क्या करती है, किस शीर्षक पाठ से ली गई है, यह पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से ली गई है एंड इनके लेखक यानी कि राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। सारे बच्चों क्या दरगा, पुत्र के लिए मां क्या करती है, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से ली गई है एवं इनके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। अब देखो यह जो क्वेश्चन है, पुत्र के लिए मां क्या करती है, अब इसका आंसर हम सभी एक्सप्लेन करेंगे, एकदम धीरे धीरे अपने भाइयों की तरह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 7 नंबर में जो क्वेश्चन है, पुत्र के लिए मां क्या करती है, एकदम अपने भाषा में लिखा है, ठीक है। जिस तरह गाँव में समाज में होता है ना, इस तरह से हिंदी में, खास करके 12th क्लास की हिंदी में, 10th क्लास के भी हिंदी में, ठीक है। एकदम अपने भाषा में आंसर लिखो, ठीक है। हिंदी अपना लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें आपसे मिक्स करके मत लिखो, इसमें अपना भाषा में आंसर लिखो, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, पुत्र के लिए मां निम्नलिखित कार्य करती है, ठीक है। इतना आप सभी को हेडिंग में लिख देना है, पुत्र के लिए मां क्या करती है, पुत्र के लिए मां निम्नलिखित कार्य करती है। पुत्र के लिए मां ठंड ना लग जाए, मैं आप सभी को इस चैप्टर के, ठीक है, पुत्र वियोग जो चैप्टर है यानी कि यह जो क्या बोलते हैं इसको, यह जो चैप्टर है, यह जो शीर्षक पाठ है पुत्र वियोग, इसके क्वेश्चन के आधार पर आप सभी को आंसर बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप सभी को, क्योंकि आप सभी को तो 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को इसमें तो उसके किस चैप्टर का है उसके चैप्टर के हिसाब से आप सभी को इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। पुत्र के लिए मां क्या करती है, देखो पुत्र के लिए मां निम्नलिखित कार्य करती है। पुत्र के लिए मां ठंड ना लग जाए, ठीक है। जो पुत्र वियोग शीर्षक पाठ है उसमें जो पुत्र और मां और पुत्र का जो कहानी दिया हुआ है, उसमें किस तरह से आप सभी को लिखना है इसका आंसर, ठीक है। समझे, पुत्र के लिए मां ठंड ना लग जाए, ठीक है। पुत्र के लिए मां ठंड ना लग जाए, इसके भाई से अपने पुत्र को गोदी से नहीं उतारती है, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक पाठ में पुत्र को अपनी गोदी से क्यों नहीं उतारती है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ में पुत्र को अपनी गोदी से मां इसलिए नहीं उतारती है कि ताकि मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, इसलिए उसको गोदी से नहीं उतारती है, ठीक है। यदि कोई मां, ठीक है, यदि कोई पुत्र मां का अगर पुकारती है, ठीक है, जब कोई जो बच्चा 1 या 2 साल का बच्चा दुधिया बच्चा होता है, जब कोई बच्चा मां का अगर पुकारता है तो मां, ठीक है, तो किसी भी बच्चे का मां काम काज छोड़ के दौड़ी चली जाती है, ठीक है। हर एक बच्चे का मां बात सोचती है, ठीक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का कदर क्या करो, ठीक है।
अब देखो इसका कौन सा है, पुत्र के लिए मां निम्नलिखित कार्य करती है। पुत्र के लिए मां ठंडा न लग जाए इसके भय से वो अपने पुत्र को गोदी से नहीं उतारती। यदि कोई पुत्र मां का कर पुकारती है तो मां काम काज छोड़ करके दौड़ी चली आती है। ठीक है, एकदम अपने भाषा में था कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ ये किस भाषा में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अपने भाषा में आया या फिर किताबी भाषा में। ठीक है, इस जगह आप सब मैं लिख के देता हूँ, अगर आप सभी इस तरह से लिखोगे आंसर, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर आप सभी 2 नंबर नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, अगर इस तरह से लिखोगे तब मास्टर जो चेक करेगा कॉपी उसका भी दिल बहल जाएगा इस तरह से आंसर देखेगा तो। ठीक है, अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है, पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है। पुत्र के लिए मां निम्नलिखित कार्य करती है, आपको एग्जाम में लिखना है। पुत्र के लिए मां निम्नलिखित कार्य करती है। पुत्र के लिए मां ठंडा ना लग जाए इसके भय से अपने पुत्र को गोदी से नहीं उतारती। यदि कोई पुत्र मां का कर पुकारती है तो मां काम कार्य जो भी काम कर रही होती है वह काम कार्य छोड़ करके दौड़ी चली आती है अपने पुत्र के पास। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ आप सभी को 7 नंबर का क्वेश्चन भी बताने से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा जूम आउट हो गया। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में राख से लिपा हुआ चौका। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 नंबर में, 8 नंबर में क्वेश्चन है राख से लिपा, एकदम जो मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था, दो या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में ही बताया था आप सभी को, जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है उतना आप सभी को आंसर देना। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन में जितना चोर को, ठीक है, जितना चोर को क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही उसको आंसर दिया जाता है, उसको आंसर देना होता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को 12th क्लास में खास करके, ठीक है, 12th क्लास में खास करके जितना हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में खास करके जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर दो। ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, ना साइकोलॉजी क्वेश्चन है, ना ज्योग्राफी क्वेश्चन है, जिसमें आपसे भी एक हाथ का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था समझ गए होगे। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, पहले समझ लो इसका आंसर। ठीक है, देखो अपने और अगर आप अपने दोस्तों की भी भलाई चाहती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, आप पहले इस बात का आंसर बताओ। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहिए और किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें आप सभी का फायदा इसलिए बोलता हूं, आप सभी को कमेंट बताओ। ठीक है, इससे आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाता है और याद भी हो जाता है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इससे आप सभी को जिस टाइम आप सब्जेक्टिव आंसर लिखोगे तो आप सभी को हाथ नहीं घबराएगा। ठीक है, आप सभी का दिल घबराएगा नहीं इसका आंसर लिखने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था 8 नंबर में, 8 नंबर में क्वेश्चन है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा जो किस शीर्षक पाठ से ली गई है एवं उनके राइटर कौन है। ठीक है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, 2 सेकंड का समय, 1 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है जो किस शीर्षक पाठ से ली गई है एंड उनके राइटर कौन है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ गए, मैं समझ गया कितने बच्चे को मालूम है। ठीक है, देखो राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यह उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। 8 नंबर में जो क्वेश्चन है यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है एंड इनके राइटर यानी कि लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन की आंसर हम सभी समझेंगे। अब देखो इसका आंसर किस तरह से समझना है, राख से लिपा हुआ, एकदम अपने भाषा में, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यह कहना चाहा है कि, किताब की तरह लिखा है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका गीला होता है। ठीक है, जैसे आप समझो, यहाँ समझने वाली बात है, जैसे गांव समाज में कितने घर में देखते होगे राख से चूल्ही को निपटा, जिसे हम सिर्फ चूल्ही बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम सभी चूल्ही बोलते हैं, राख से जो चूल्ही निपा जाता है पोछा लेकर के, देखो उसमें गीला देखने में, गीला लगता है कि नहीं, सिंपल सी बात है, गीला रहता है, गीला रहता है। ठीक है, अगर किसी भी गाढ़ा आंगन को जिस समय निपा जाता है तो हर समय वह देखने में हमेशा गीला लगता है। ठीक है, जो घिना घिना लगता है, ठीक है, हमेशा वो गीला रहता है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। ठीक है, इसका आंसर है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका गीला रहता है ठीक उसी प्रकार प्रातः नभ का आकाश भी देखने में गीला रहता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं आप सबको लेके जाता हूं, ये क्वेश्चन 100% फंस जाएंगे आप सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसका आंसर आप सबको किस तरह से लिखना है, देखो कितने बच्चे मन में ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत छोटा सा इसका आंसर है। ठीक है, अरे भाई मैं लिख के देता हूं, इस तरह से आंसर लिखना, थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे नंबर कट जाएगा। ठीक है, आप सबको पता तो है नहीं किस तरह से लिखना है, बता रहा हूं तो उसमें भाव खा रहे हो। ठीक है, इसका आंसर आप सबको इतना ही लिखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कर रहा है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। ठीक है, देखो कवि ने यह कहना चाहा, यह भी लिख सकते हो, कवि ने यह भी कहना चाहा है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका गीला रहता है। ठीक है, जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका गीला रहता है ठीक उसी प्रकार प्रातः नभ की आकाश भी देखने में गीला रहता है। बस सिंपल सी बात है, इस तरह से आंसर लिख दो, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना। समझ गए, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर 2 नंबर नहीं मिला तो, लेकिन इस तरह से लिखना है तब, नहीं तो मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। इसमें झूठ बोलोगे इसमें तुम्हारा गलती है, मेरा तो इसमें कोई गलती नहीं होगा।
चलो समझ गए 8 नंबर का क्वेश्चन भी सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। 9 नंबर में जो आप सभी क्वेश्चन देख रहे हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, आप सारे विद्यार्थी सारे स्टूडेंट्स को बताना है यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है एवं उनके राइटर कौन है, ठीक है। कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, कमेंट करो, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा मैं बता दूंगा, नहीं तो जल्दी जल्दी बताओ। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, 9 का इसका हो जाएगा, ये देखो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह जन जन का चेहरा एक शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है 9 नंबर में, जन जन का चेहरा एक यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसमें क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। देखो जन जन का चेहरा एक यह शीर्षक पाठ से ही लिया गया है, ठीक है। इस शीर्षक पाठ का ही नाम है जन जन का चेहरा एक, ठीक है। एंड इनके राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, जन जन के चेहरा एक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है गजानन माघम मुक्ति बोध, ठीक है। सारे विद्यार्थी समझ गए। 9 नंबर में जो क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर हैं गजानन माघम मुक्ति बोध, ठीक है। आप सभी अब हम सब 9 नंबर का क्वेश्चन की ओर समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन का क्या कह रहा था, क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्वेश्चन सारे विद्यार्थी समझ गए। अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, पहले समझ लो, ठीक है। इसका आंसर लिखना है हम सभी को, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि, ठीक है, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी मानव है, ठीक है, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी मानव है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जैसे आप कितने बच्चे कौन से काम से देख रहे हो कमेंट में बताओ, तो कितने बच्चे तक मेरा वीडियो हो जाता है, ठीक है। कमेंट में बताओ आप कौन से काम से वीडियो देख रहे हो और आपका जिला क्या है, ठीक है, ताकि मैं भी देखूँ मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है, क्वेश्चन का मतलब है जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी मानव है, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी मानव है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे एशिया का हो, भिन्न भिन्न वास स्थान रहने के बावजूद भी, ठीक है। देखो यहाँ भैया क्या बोल रहा है, इस संसार में जितने भी मानव हैं, चाहे अमेरिका को, ठीक है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे एशिया का हो, विभिन्न वास स्थान रहने के बावजूद भी, ठीक है, चाहे किसी भी देश का हो, ये जो बोल रहा है विभिन्न वास स्थान रहने के बावजूद भी, इसका मतलब चाहे किसी भी देश का हो बावजूद भी मानवों का चेहरा एक समान है, ठीक है। ऐसे समझो इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं सभी का चेहरा एक समान है, ठीक है। बस थोड़ा सा फेशियल देखने में लगता है, क्रीम व्रीम लगा के कोई बोलता है हमें हीरोइन चाहिए, तो कोई बोलता है हमें हीरो चाहिए, इस तरह से बोलता है, ठीक है। सभी का चेहरा मात्र एक ही समान है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका डिजाइन ऑटोमेटिक अंतर हो जाता है, ठीक है। सबका डिजाइन में अलग अलग है, सभी का समान चेहरा का एक ही समान है। इस शिक्षक पाठ के अनुसार सभी का चेहरा एक समान है, बस थोड़ा सा डिजाइन अलग अलग है। जन जन का चेहरा से कवि का यही तात्पर्य है, ठीक है। जन जन का चेहरा शिक्षक पाठ से कवि का यही तात्पर्य है, ठीक है। एकदम ईजी था कि नहीं, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। एकदम ईजी था। फिर से समझो 9 नंबर में क्वेश्चन था जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका आंसर आप को बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है, देखो इसका आंसर आप सभी को लिखना है, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी मानव है, चाहे अमेरिका को हो, चाहे एशिया को, इस तरह से आप दो आप सभी को एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। चाहे अमेरिका को हो, चाहे एशिया को, आप सभी से चाहे गुजरात का हो, ये भी दे सकते हो, ठीक है। चाहे अमेरिका का हो, चाहे एशिया का हो, चाहे गुजरात का हो, विभिन्न वास स्थान रहने के बावजूद भी सभी मानवों का चेहरा एक समान रहते हैं। जन जन का चेहरा एक से कवि का यही तात्पर्य है, ठीक है। एकदम जितना क्वेश्चन बोला गया उतना आंसर हम सभी आंसर दे दिए। 2 नंबर मेरा दे देगा कॉपी चेक करने वाला, एकदम समझ गए सारे विद्यार्थी। अब बढ़ेंगे इस शीर्षक पाठ इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये इस वीडियो में जो हम सब ने 12th क्लास हिंदी का टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ठीक है। आप चलो इसकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इस क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, अगर मजा आ रहा है तो क्या करना है, मजा आ रहा है तो आप सिर्फ स्प्राइट पी लेना, ठीक है। स्प्राइट मत पीना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 10 नंबर में, हरचरना कौन है उसकी क्या पहचान है, ठीक है। ये देखो 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मुझे बिल्कुल याद है ये क्वेश्चन, हरचरना कौन है इसकी क्या पहचान है, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था। मैं लिख के देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पे उल्टा कर देख लेना। अब देखो आप सभी के लिए एक CW क्वेश्चन है, हरचरना कौन है उसकी क्या पहचान है, आप सभी कमेंट में जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है बताना है, ठीक है। हरचरना कौन है उसकी क्या पहचान है, आप सभी को बताना है जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैं आप सभी को 2 या फिर 1 सेकंड समय देता हूं, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हरचरना कौन है उसकी क्या पहचान है, समझ गए। देखो मैं बताता हूँ, कितने बच्चे तो नहीं बता पाते हो, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ। मैंने आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड किया है, कुछ वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी नहीं, सारे क्वेश्चन को पढ़ो। व्याकरण में 12th क्लास में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। व्याकरण, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझो, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट में बताओ सर ये पढ़ाओ, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स मिलकर के ये डिसाइड करो सर ये पढ़ाओ, मैं आप सबको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। कमेंट कर देना बस।
और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, पहले क्वेश्चन को समझ लो, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर है हरचरना, मैंने आपको एक बात बताया नहीं, ठीक है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। देखो यो अर्धनारीश्वर सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अधिनायक शीर्षक पाठ से, ठीक है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, जो अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं इनके राइटर है रघुवीर सहाय जी, ठीक है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है एवं उनके राइटर यानी कि लेखक हैं रघुवीर सहाय जी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ सारे विद्यार्थी जो मैंने बोलना जो चाह रहा था वो सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। अब देखो आंसर लिखना है आप सभी को, हरचरना एक आम आदमी है, ठीक है। जिस समय आप सभी का बिहार बोर्ड का एग्जाम नजदीक आएगा, आप सभी को कॉपी में किस तरह से लिखना है वो मैं आप सभी को वो बताऊंगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने लिखा था, जिसके कारण मेरा 423 नंबर आया था, ठीक है। जिसमें मेरा हैंड राइटिंग खराब होने के कारण मेरा नंबर कट गया, ठीक है। नहीं तो 460 नंबर मेरा कोई नहीं काट सकता था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरचरना एक आम आदमी है, उसकी यह पहचान है कि, एकदम अपने भाषा में कितना बोल रहा है, हरचरना कौन है, ठीक है। इतना हम सभी ने आंसर दे दिया, हरचरना एक आम आदमी है, ठीक है। इतना ही देना है, हरचरना कौन है, हरचरना एक आम आदमी है, उसकी क्या पहचान है। अब देखो उसकी यह पहचान है कि वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। हरचरना फटे पुराने वस्त्र यानी कि कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी वो अधिनायकवाद का गुणगान करता रहता है, ठीक है। अधिनायक मतलब क्या हुआ, देखो आप सबको बताना है, अधिनायक मतलब क्या हुआ, अधिनायक का मतलब उस समय राजा हुआ करते थे, ठीक है। पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, वही सबका फैसला करते थे, ठीक है, समझ गए। अब देखो हरचरना एक आम आदमी है, उसकी यह पहचान है कि वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, फिर भी वो अधिनायकवाद का गुण गाते रहता है, ठीक है। समझ गए सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन को फिर से समझो, क्वेश्चन है हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, ठीक है। हरचरना एक आम आदमी है, उसकी यह पहचान है कि वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, फिर भी वो अधिनायकवाद का गुणगान करता रहता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं सारे विद्यार्थी को सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इस तरह से समझाने के बावजूद भी जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझो वो सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा गधा वो विद्यार्थी है, ठीक है। जिसको समझ में आया तो क्या करना, आपको वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से चलाकर देख लो और समझो, ठीक है। और वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ठीक है 12th क्लास से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी वीडियो का किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, किसी भी तरह के विद्यार्थी को कंफ्यूजन है, आपसे मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो क्वेश्चन। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उससे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीतम प्यारे 0007, ठीक है। सारे विद्यार्थी समझ गए, मेरा इंस्टा आईडी है प्रीतम प्यारे 0007, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए। तब तक आपसे जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।